नमस्कार, मैं दिनेश कुमार। आज एक फिर से के साथ आज का हमारा टॉपिक है विश्व मानव दिवस। तो विश्व मानव दिवस पढ़ने से पहले हम अधिवास की परिभाषा है उनके बारे में हम देख लेते हैं। अधिवास इसको बोलते हैं रहने का स्थान। रहने का स्थान अधिवास का मुख्य रूप से है रहने का आवास। पृथ्वी के धरातल पर मानव द्वारा निर्मित एवं विकसित आवासों के संगठित समूह को हम अधिवास के नाम से जाना जाता है और इसको सरल भाषा के अंतर्गत हम रहने का अधिवास के नाम से जानते हैं। एक वैज्ञानिक था प्रोफेसर विडाल डी ला ब्लास। प्रोफेसर विडाल डी ला ब्लास इन्होंने मानव भूगोल की परिभाषा है वो प्रस्तुत की है। वो कहते हैं कि मानव द्वारा स्वयं के आवास एवं अपनी संपत्ति रखने के लिए निर्मित आवास संरचना मानते हैं। ये बोलते हैं कि मानव द्वारा निर्मित आवास मतलब आवास होता है वो मानव अपनी स्वयं की संपत्ति है वो रखता है। स्वयं की संपत्ति है वो रखता है। ये प्रोफेसर विडाल डी ला ब्लास ने मानव भूगोल की परिभाषा है वो प्रस्तुत है वो की है। मानव अधिवास मुख्य रूप से दो प्रकार से पाया जाता है। एक तो है स्थायी अधिवास और दूसरा है अस्थायी अधिवास। स्थायी अधिवास वे अधिवास होते हैं जो एक जगह मुख्य रूप से बसे हुए होते हैं, उसको स्थायी अधिवास के नाम से जाना जाता है। अस्थायी अधिवास वे अधिवास होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर वो अपना गमन वो करते रहते हैं, उनको अस्थायी अधिवास के नाम से जाना जाता है। इन स्थायी अधिवास का है वो एक जगह निवास करते हैं और अस्थायी अधिवास है वो एक जगह से दूसरी जगह की ओर निवास है वो करते हैं। सबसे पहला है स्थायी अधिवास। प्राचीन काल में मानव द्वारा कुछ अधिवास है वो शिकार करने के लिए वो किए जाते थे। स्थायी अधिवास है वो शिकार करने के लिए पहले के जो मानव थे वो करते थे, लेकिन मौसम की अनुकूलता, पशुचारण एवं सुरक्षात्मक दृष्टि से कुछ समय के लिए यह अधिवास है वो निर्मित है वो किए जाते थे और धीरे धीरे इन अधिवासों ने मानव ने पशुचारण करना, कृषि करना आदि कई तरीके से कार्य करने के लिए है वो स्थायी अधिवास के अंतर्गत वो निवास है वो करने लगे। दूसरा है अस्थायी अधिवास। अस्थायी अधिवास आज के आधुनिक युग में कई जनजातियां ऐसी भी पाई जाती है जो अस्थायी अधिवास के रूप में देखने को मिलती है या फिर स्थानांतरण के लिए इस प्रकार के अधिवास है या फिर इस प्रकार के जनजाति है वो निवास है वो करती है। अब मानव अधिवासों का वर्गीकरण। मानव अधिवासों का वर्गीकरण मुख्य रूप से दो भागों के अंतर्गत है वो बांटा जाता है। पहला है ग्रामीण अधिवास, दूसरा है नगरीय अधिवास। सरल रूप में हम ग्रामीण अधिवास को वे अधिवास जो गांव के अंतर्गत निवास करते हैं उनको ग्रामीण अधिवास के नाम से जाना जाता है। नगरीय अधिवास वे अधिवास जो नगरों की ओर है वो
पाए जाते हैं उनको नगरीय अधिवास के नाम से जाना जाता है। इनकी गांव के लोग हैं वो नगरों की ओर है वो धीरे धीरे वो विकसित हो रहे हैं, परंतु नगर के लोग हैं वो गांव की ओर वो बहुत ही कम मात्रा के अंतर्गत विकसित या फिर स्थानांतरण है वो होता है। तो मुख्य रूप से हम ग्रामीण अधिवास को गांव की संख्या देती है और नगरीय अधिवास को हम शहरों की संख्या है वो देते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम ग्रामीण अधिवास। ग्रामीण अधिवास, ग्रामीण अधिवास है को मुख्य रूप से 4 भागों के अंतर्गत है वो बांटा गया है, या मतलब ग्रामीण अधिवास को 4 दृष्टिगोचर है वो या दृष्टि से देखा जाता है। सबसे पहला है सघन या गुच्छित अधिवास, दूसरा है प्रकीर्ण या एकांकीय अधिवास, तीसरा है मिश्रित अधिवास और चौथा है पल्ली अधिवास। तो सबसे पहले देखते हैं कि सघन या फिर गुच्छित अधिवास है वो क्या होते हैं। ग्रामीण अधिवासों को हम या फिर सघन अधिवासों को हम पुंजित, इसको हम पुंजित अधिवास, सहत सकेंद्रण अधिवास आदि नामों से भी हम इसको जानते हैं। सघन अधिवासों को मुख्य रूप से 2 नामों से जानते हैं सघन या गुच्छित अधिवासों को। एक तो है पुंजित अधिवास, दूसरा है सहत या सकेंद्रण अधिवास। इन अधिवासों के अंतर्गत ग्रामीण अधिवास यहाँ पे मुख्य रूप से उपजाऊ मिट्टी तथा समतलीय मैदानों भागों समतल पर पर्याप्त जल की आपूर्ति है वो, समतलीय मैदानी भागों के समतल पर पर्याप्त जल की आपूर्ति है वो होती है। और मुख्य रूप से इन अधिवासों के अंतर्गत कृषि कार्य भी है वो सहज रूप से किया जाता है। दूसरा है प्रकीर्ण या एकांकीय अधिवास, दूसरा है प्रकीर्ण या एकांकीय अधिवास। इस प्रकार के अधिवास के अंतर्गत मकानों की संख्या है वो छितरे हुए होते हैं या फिर बिखरे हुए या फिर अलग अलग प्रकार से मकानों की संख्या है वो पाई जाती है। आवास एक दूसरे से दूर और कृषि को छोड़कर है वो बनाए हो जाते हैं इस प्रकार के अधिवास के अंतर्गत। सघन अधिवास के अंतर्गत सघन अधिवास के अंतर्गत अधिवासों की संख्या है वो पास पास में पाई जाती है। प्रकीर्ण अधिवास के अंतर्गत मकानों की संख्या है वो बिखरे हुए अवस्था के अंतर्गत है वो पाई जाती है। तीसरा है मिश्रित अधिवास। इन अधिवासों को अर्ध सघन या फिर अर्ध केंद्रीय अधिवास के नाम से भी जाना जाता है। अर्ध सघन या अर्ध केंद्रीय अधिवास के नाम से भी जाना जाता है। यह सघन और प्रकीर्ण इन दोनों के अधिवासों के बीच की संख्या को माना जाता है, इसको मिश्रित अधिवास के नाम से जाना जाता है। परंतु अगर मतलब इसका देखा जाए तो सघन और प्रकीर्ण इन दोनों के मिश्रण से ये अधिवास है वो पाए जाते हैं। मतलब इसके अंतर्गत मकानों की संख्या है वो पास पास में भी मिलती है और मकानों की संख्या है वो दूर दूर में भी मिलती है, तो इसको मिश्रित अधिवास के नाम से जाना जाता है। चौथा है पल्ली अधिवास। पल्ली अधिवास इस प्रकार के अधिवासों में आवास एक दूसरे से अलग किंतु एक ही बस्ती के रूप में मिलते हैं। मकानों की संख्या है वो एक दूसरे के अलग अलग होती है परंतु एक ही बस्ती के अंतर्गत है वो मिलते हैं, इसलिए उन सब का नाम है वो एक ही रहता है। मतलब पल्ली अधिवास ही उनका नाम है वो रहता है। और इनकी जो बस्ती होती है उनके अलग अलग भागों के अंतर्गत है वो अलग अलग जातियों के लोग भी है वो जातियों के लोग भी पाए जाते हैं। फिर हमारा ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप।
अधिवासों के बसाव और उनकी आकृति के आधार पर किए गए विभाजन को अधिवासों के प्रतिरूप के नाम से भी हमको अधिवासों के प्रतिरूप के नाम से जाना जाता है। ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप को प्राकृतिक कारक, जिसके अंतर्गत धरातल का स्वरूप, नदियां, जलाशय आदि कई प्रकार के हैं वो माने जाते हैं। ऐतिहासिक कारक, सामाजिक सांस्कृतिक कारक, परिवहन मार्ग एवं धार्मिक स्थल है वो आदि को निर्धारित है वो किया जाता है। ये ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप के अंतर्गत है वो निर्धारित है वो किया जाता है। ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप मुख्य रूप से 12 प्रकार के होते हैं और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है वो माना जाता है कि ग्रामीण अधिवासों के कितने प्रतिरूप पाए जाते हैं, उनकी अलग अलग प्रतिरूपों का नाम दे दिया जाता है और उनका वर्णन है वो आपको करना होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप है वो किस प्रकार से पाए जाते हैं। सबसे पहला है रेखीय प्रतिरूप। जब ग्रामीण सड़क के मार्ग, रेल मार्ग, नहर, नदी, घाटी या सागर तट के सहारे बस्ती का विकास होता है, उसको हम रेखीय प्रतिरूप के नाम से जाना जाता है। मतलब कोई सड़क होगी या कोई नदी मार्ग या फिर घाटी के अनुसार या घाटी के अनुरूप है उनके मकान अब पाए जाते हैं, उनके सहारे है वो पाए जाते हैं, तो उसको हम रेखीय प्रतिरूप के नाम से जाना जाता है। तब रेखीय प्रतिरूप वाले अधिवास का निर्माण है वो होता है। इस प्रतिरूप में आवास पास पास एवं पंक्ति बंद है वो होते हैं, जैसे गंगा यमुना के मैदान एवं मध्य हिमालय क्षेत्र में इस प्रकार के अधिवास है वो पाए जाते हैं। एक मोस्ट है जयपुर जिले का बरवाड़ा गांव है वो रेखीय प्रतिरूप का एक उदाहरण है वो माना जाता है। और रेखीय प्रतिरूप को हम अनेक नामों से भी जानते हैं, जैसे इसको रेखीय प्रतिरूप को पंक्तिनुमा प्रतिरूप के नाम से जानते हैं, मार्गोन्मुख और अर्धचंद्राकार आदि नाम से भी इनको जाना जाता है। इस प्रकार के अधिवास है वो जैसे ये कोई नदी, सड़क मार्ग और इनके सहारे अधिवासों की संख्या है वो पाई जाती है। इसको हम रेखीय प्रतिरूप के नाम से जानते हैं। दूसरा अधिवास प्रतिरूप है हमारा तीर प्रतिरूप। तीर प्रतिरूप किसी अंतरीप के शीर्ष पर नदी के विसर्ग के सहारे या फिर दो आव के बीच विकसित अधिवास को हम या फिर तीर नुमा आकृति के अंतर्गत बसे हुए अधिवास को हम तीर प्रतिरूप के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार के अधिवास है वो तीर प्रतिरूप के नाम से जाना जाता है। मतलब इस प्रकार के अधिवासों में इस प्रकार की संख्या है वो पाई जाती है। इन अधिवासों को हम तीर प्रतिरूप है वो कहते हैं। मतलब तीर नुमा आकृति के सहारे बसे हुए अधिवासों को हम तीर प्रतिरूप के नाम से जाना जाता है। इसी स्थान पर अग्रभाग में अधिवास के विकसित के लिए भूमि है वो उपलब्ध नहीं होती है। इनके अंतर्गत है वो भूमि का निर्माण है वो नहीं होता है और यह अधिवास है वो तीर नुमा आकृति के अंतर्गत बसाए जाते हैं। तीसरा अधिवास है त्रिभुजाकार। इसको अधिवास भी बोलते हैं, उसको प्रतिरूप भी बोलते हैं। त्रिभुजाकार प्रतिरूप इस प्रकार के अधिवास है वो त्रिभुजा के आकृति के अनुसार है वो बसाए जाते हैं। मतलब इस प्रकार के अधिवास है वो त्रिभुजा आकृति के रूप में बसे हुए होते हैं। इसको हम त्रिभुजाकार प्रतिरूप के नाम से जानते हैं। जैसे मान लो जब कोई नदी, नाले या नहरें या सड़क इनके संगम, जैसे नदी, नाले या फिर सड़क, इन
का है, इन तीनों का है वो संगम होता है और वे एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत सी होती है, तब त्रिभुजा आकृति का निर्माण है वो होता है। इसको हम त्रिभुजाकार प्रतिरूप के नाम से भी जानते हैं। चौथा है आयताकार प्रतिरूप। आयताकार प्रतिरूप की आकृति आयत के समान है वो पाई जाती है। इसके अंतर्गत है वो मकानों की संख्या है वो मिलती है या फिर अधिवास है वो मिलते हैं। जब दो सड़क, मतलब ये वाली सड़क और ये, जब दो सड़क और उनके मिलन स्थल से दोनों सड़कों के किनारे, उनके मिलन स्थल से दोनों सड़कों के किनारे बस्ती का निर्माण है वो होता है, उसको हम आयताकार प्रतिरूप के नाम से जाना जाता है। पांचवा है अरीय प्रतिरूप। अरीय प्रतिरूप, जब किसी गांव में एक स्थान पर अनेक दिशाओं में कच्ची सड़कें या पक्की सड़कें मिलती है, तो उसके मिलन स्थान को हम अरीय प्रतिरूप या फिर त्रिज्याकार प्रतिरूप के नाम से जाने जाते हैं। परंतु इनके अंतर्गत गलियां है वो मुख्य चौराहों पर मिलने के समांतर वो होती है, उसको हम अरीय प्रतिरूप या फिर त्रिज्याकार प्रतिरूप के नाम से जाना जाता है। छठा है वृत्ताकार प्रतिरूप। किसी झील, तालाब, कुएं, किले या फिर धार्मिक स्थल या फिर चौपालों के चारों ओर मकानों के बसने से बस्ती का निर्माण है वो होता है, तो उस बस्ती को हम वृत्ताकार प्रतिरूप के नाम से जाना जाता है। मतलब इन प्रकार के अधिवास की संख्या है वो वृत्त की आकृति के समान है वो होती है और इनके अंतर्गत मकानों की संख्या है या फिर अधिवासों की संख्या या फिर प्रतिरूपों की संख्या है वो बस्ती है, तो इनको हम वृत्ताकार प्रतिरूप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है सातवां तारा प्रतिरूप। तारा प्रतिरूप प्रारंभ में हमको देखने में ये लगता है कि ये अरीय प्रतिरूप के समान है वो समांतर है वो होता है, परंतु बाद में धीरे धीरे सड़कों का निर्माण होने के कारण इनके किनारों पर बस्ती का निर्माण है वो होने लगता है, उसको हम तारा प्रतिरूप के नाम से जाना जाता है। तारा प्रतिरूप प्रारंभ में ये अरीय प्रतिरूप के समान होते हैं और बाद में धीरे धीरे इनके अंतर्गत है वो इनके किनारों पर मकानों की संख्या वो विकसित होने लगती है और फिर बाद में ये तारा प्रतिरूप का निर्माण है वो धारण कर लेते हैं। नेक्स्ट है आठवां पंखा प्रतिरूप। पंखा प्रतिरूप की आकृति है वो पंखे के समान है वो होती है। इस प्रकार के प्रतिरूप है वो देखने को मिलते हैं और इसकी आकृति है वो पंखानुमा होती है और पंखानुमा आकृति होने के कारण ही इसको हम पंखा प्रतिरूप के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है अनियमित प्रतिरूप। अनियमित प्रतिरूप है अनियमित प्रतिरूप है इस प्रकार के प्रतिरूप कहीं दूर दराज या
ये प्रतिरूप कहीं भी अपना निर्माण है वो कर लेते हैं। इनकी गलियां है वो टेढ़ी मेढ़ी और घुमावदार होने के कारण ही इसको अनियमित प्रतिरूप के नाम से जाना जाता है। फिर है सीढ़ी नुमा प्रतिरूप। सीढ़ी नुमा प्रतिरूप इस प्रकार के प्रतिरूप है वो सीढ़ी नुमा आकृति में होने के कारण ही इसको हम सीढ़ी नुमा प्रतिरूप, इनकी आकृति है वो सीढ़ी नुमा प्रतिरूप के आकार के अंतर्गत होती है। इसी कारण से हम इसको सीढ़ी नुमा प्रतिरूप के नाम से जाना जाता है। यह अधिवास मुख्य रूप से पर्वतों और ढलान वाले क्षेत्रों के अंतर्गत सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है मधुछत्ता प्रतिरूप। मधुछत्ता प्रतिरूप इस प्रकार के प्रतिरूप आदिवासी जनजाति के गुंबदकार झोपड़ियों को हम मधुछत्ता प्रतिरूप के नाम से जाना जाता है। या फिर इन प्रतिरूपों की आकृति है वो मधुमक्खी के छत्ते के समान होने के कारण ही इसको हम मधुछत्ता प्रतिरूप के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट अन्य प्रतिरूप। अन्य प्रतिरूप के अंतर्गत हम अन्य प्रतिरूप में नाभिकीय, अर्धचंद्राकार, टेढ़ा मेढ़ा प्रतिरूप या फिर मकड़ी प्रतिरूप आदि कई तरीके प्रतिरूप है वो बसाए जाते हैं, जिसको हम अन्य प्रतिरूप के अंतर्गत वो सम्मिलित है वो करते हैं। फिर है नगरीय अधिवासों के प्रतिरूप के प्रकार। इतनी देर तो हम ग्रामीण अधिवास के पढ़ रहे थे, अब हम नगरीय अधिवासों के है वो पढ़ेंगे। नगरीय अधिवास अपने आकार, उपलब्ध सुविधाओं एवं संपादित किए जाने वाले एवं जनसंख्या के आधार पर इनको कई नामों से हम जानते हैं। जैसे सबसे पहला है नगर। 1 लाख से अधिक किंतु 10 लाख से कम जनसंख्या वाले अधिवास को हम नगर के नाम से जाने जाते हैं। इनमें 50% से अधिक जनसंख्या वो गैर प्राथमिक कार्यों के अंतर्गत संलग्न होती है। जैसे भारत में राजस्थान का बीकानेर है वो इसके अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे गैर परंपरागत कृषि कार्य के अंतर्गत ये लोग है वो सम्मिलित है वो कि माने जाते हैं। नगर अधिवास कोई भी नगर या किसी भी नगर के अंतर्गत 10 लाख से अधिक जनसंख्या पाई जाती है उनको हम नगरीय अधिवास के नाम से जाना जाता है। परंतु उस नगर की 50% जनसंख्या है वो कृषि कार्यों के अंतर्गत संलग्न रहती है और 50% जनसंख्या है वो नगरीय या फिर औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत वो लगी हुई होती है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है वो माना जाता है कि नगरीय अधिवास है वो किसे कहते हैं। दूसरा है महानगर। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले अधिवासों को महानगर के नाम से जाना जाता है। नगर के अंतर्गत तो है 10 लाख से कम जनसंख्या और महानगर के अंतर्गत है वो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले अधिवासों को हम महानगर के नाम से जानते हैं। इसमें या फिर ये औद्योगिक, व्यापारिक, प्रशासनिक एवं शैक्षिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में माने जाते हैं। जिसे भारत में एक तो जयपुर है वो महानगर के अंतर्गत आता है, जोधपुर है वो भी महानगर के अंतर्गत, और कोटा, ये तीनों है वो राजस्थान के अंतर्गत महानगर के रूप में माने जाते हैं। इन्हें हम मेट्रो सिटी के नाम से भी जानते हैं। महानगर को हम मेट्रो सिटी के नाम से भी जानते हैं। तो आपका ये प्रश्न भी बनता है कि महानगर किसे कहते हैं या फिर मेट्रो सिटी है वो किसे कहते हैं। फिर नेक्स्ट है तीसरा सन्नगर। सन्नगर की स्थापना है वो 1915 के अंतर्गत पैट्रिक गिडिज ने इस शब्दावली का प्रयोग है वो किया था।
सर्वप्रथम सन नगर की स्थापना का प्रयोग है वो किसने किया था? 1915 के अंतर्गत पैट्रिक गिडिज ने। यह विशाल विकसित नगरीय क्षेत्र होते हैं जो अलग अलग नगरों या शहरों के आवास से मिलकर विशाल नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत बदल जाते हैं। जैसे मान लो ग्रेट लंदन, टोक्यो, शिकागो आदि है वो सन नगर के अंतर्गत है वो माने जाते हैं। इनके अंतर्गत जनसंख्या भी है वो बहुत बड़ी मात्रा के अंतर्गत देखने को मिलती है, इसीलिए हम इसको सन नगर की संज्ञा है वो देते हैं। फिर है वृहत नगर। यह भी परीक्षा के अंतर्गत काफी बार पूछा जाता है कि वृहत नगर किसे कहते हैं, या फिर इसकी मेगालोपोलिस किसे कहते हैं, या फिर विशाल नगर किसे कहते हैं। इसके अंतर्गत काफी प्रश्न बनते हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो वृहत नगर, अंग्रेजी में इसे हम मेगालोपोलिस के नाम से भी जाना जाता है। वृहत नगर को अंग्रेजी के अंतर्गत मेगालोपोलिस के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है विशाल नगर होता है। तो आपके प्रश्न बनता है कि वृहत नगर किसे कहते हैं, या फिर मेगालोपोलिस किसे कहते हैं, या फिर विशाल नगर वो किसे कहते हैं। ये तीनों है वो एक के ही नाम है, ये दोनों है वो एक के ही नाम है वृहत नगर के। इसका प्रयोग है वो सर्वप्रथम 1857 के अंतर्गत जीन गोटमैन ने किया था। सर्वप्रथम 1857 के अंतर्गत जीन गोटमैन ने वृहत नगर की स्थापना है वो की थी। ये अत्यंत बड़े नगर होते हैं जिनकी जनसंख्या 50 लाख से अधिक है वो होती है। इन शहरों की या फिर इन क्षेत्रों की जो जनसंख्या मानी जाती है वो 50 लाख से अधिक जनसंख्या है वो होती है। इन विचारों को, इन नगरों को विश्व नगरी के नाम से भी जाना जाता है, जैसे ग्रेट लंदन, टोक्यो, पेरिस, न्यूयॉर्क, मॉस्को, बीजिंग, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई आदि को हम वृहत नगर की संज्ञा है वो देते हैं। इनके अंतर्गत जो जनसंख्या का जमाव मिलता है वो बहुत ही बड़ी मात्रा के अंतर्गत देखने को मिलता है, इसीलिए हम इसको वृहत नगर की संज्ञा है वो देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मुंबई की धारावी बस्ती का विशेष अध्ययन। मुंबई की धारावी, जिसको हम कच्ची बस्ती के नाम से भी जाने जाते हैं या फिर इसको हम स्लम के नाम से भी जानते हैं, ये मुंबई के धारावी बस्ती होती है। या फिर एशिया की विशाल कच्ची बस्ती के नाम से भी जानते हैं कि एशिया की विशाल कच्ची बस्ती है वो कौन सी है? मुंबई की धारावी बस्ती। विश्व के अन्य देशों की कच्ची बस्तियों की तरह यहाँ का जीवन भी घोर है वो नरकी है वो माना जाता है। तो ये घोर नरकी है वो मुंबई की कच्ची बस्तियों के अंतर्गत रहने वाले लोगों का जीवन है वो होता है। धारावी बस्ती का परिदृश्य निम्न प्रकार से अब किया जाता है। सबसे पहले है धारावी बस्ती की स्थापना। तो धारावी बस्ती की स्थापना है वो 18वीं शताब्दी में यहाँ एक ये द्वीप के समान है वो था। 70 वर्ष पूर्व गुजरात के कुम्हारों ने इसे है वो बसाया था। इनकी संख्या वो लगभग 10,000 के लगभग वो मानी जाती है। तो धारावी बस्ती की स्थापना है वो 18वीं शताब्दी के अंतर्गत है वो की गई थी और गुजरात के कुम्हारों ने धारावी बस्ती की स्थापना है वो की थी और उनकी जो संख्या थी वो लगभग 10,000 इनकी संख्या है वो मानी जाती है। अवस्थिति एवं विस्तार। यह कच्ची बस्ती मुंबई शहर में जुहू से 12 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में उप नगरीय रेल मार्गों के बीच वो स्थित है। इनका क्षेत्रफल लगभग है वो 557 एकड़ के अंतर्गत है वो फैला हुआ है धारावी बस्ती का, जो 12 बस्तियों से मिलकर है वो बनी हुई है। तो 12 बस्तियों से मिलकर धारावी बस्ती का निर्माण है वो हुआ है और वर्तमान के अंतर्गत यह बस्ती है वो बहुत बड़े क्षेत्र के अंतर्गत वो फैली हुई है। अब मुख्य रूप से इनके अंतर्गत जो प्रश्न बनते हैं, पहला प्रश्न है
मानव निवास की मूलभूत इकाई। तो मानव निवास की मूलभूत मुख्य रूप से इकाई है, एक तो मकान, एक रोटी और एक कपड़ा। ये मानव विकास की या मानव निवास की मुख्य रूप से मूलभूत इकाई है, वो मानी जाती है। दूसरा प्रश्न बनता है कि महानगर किसे कहते हैं। तो महानगर है वो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों को हम महानगर के अंतर्गत है वो रखते हैं, और सन्नगर के अंतर्गत 10 लाख से कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों के अंतर्गत है वो इनको रखते हैं। तो महानगर है वो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों को महानगर के नाम से जाना जाता है, और 10 लाख से कम क्षेत्रों को हम नगर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है प्रोफेसर विडाल डी ला ब्लास के अनुसार प्रोफेसर विडाल डी ला ब्लास के अनुसार मानव भूगोल की है वो परिभाषा है वो पूछता है। तो मानव द्वारा स्वयं के आवास एवं अपनी संपत्ति रखने के लिए निर्मित संरचना को हम अधिवास के नाम से जानते हैं। ये प्रोफेसर विडाल डी ला ब्लास ने मानव अधिवास की परिभाषा है वो प्रस्तुत वो की थी। तो हम प्रश्नों की एक टेस्ट सीरीज भी लेके आएंगे। उसके अंतर्गत हम मोस्ट प्रश्न है उनके बारे में विचार वो करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद,